बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ नोबल गैसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ नोबल गैसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको बेहतरीन तरीके से पता है कि जो नोबल गैसेस हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप 8th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल और ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर मैं नोबल गैसेस की बात करता हूं तो इनमें शामिल है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इन नोबल गैसेस की ऑकरेंस से मुराद कि ये कहां पर वाक़या हैं, कहां पर वकूअ पजीर हैं, इनकी ऑकरेंस को डिटेल से डिस्कस करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपिक टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करवाऊं। मैं आपको सबसे पहले डिटेल से ये बताना चाहता हूं कि नोबल गैसेस किस किस तरह से यूनिवर्स में मौजूद। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट जो लास्ट मेंबर है रेडॉन, एक्सेप्ट रेडॉन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी रेडॉन के अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में 4 नेचुरल बेसिक सोर्सेज हैं नोबल गैसेस के। इनकी एग्जिस्टेंस, इनकी ऑकरेंस 4 तरह से है। इनमें सबसे पहले है रेडियो एक्टिव मिनरल्स, यानी जो नोबल गैसेस में पर्टिकुलरली हीलियम है, ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स में मौजूद होती है। जैसा कि मैंने चंद एक मिनरल आपके सामने रखे। इन मिनरल में जैसे पिच ब्लेंडे वगैरह है, इन मिनरल में जो स्मॉल अमाउंट में नोबल गैस मौजूद होती है दैट इज हीलियम। ये था पहला इसका सोर्स। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो नोबल गैसेस का सोर्स है दैट इज स्प्रिंग वाटर। डिफरेंट स्प्रिंग वाटर में भी नोबल गैसेस मौजूद हैं और कौन कौन सी नोबल गैसेस मौजूद हैं वो भी मैंने आपके सामने लिख दी, जैसे हीलियम, आर्गॉन और नियॉन। माय डियर स्टूडेंट, तीसरा जो सोर्स है दैट इज नेचुरल गैस। और जो नेचुरल गैस है, खास करके अमेरिका और कनाडा के कुछ पार्ट में नेचुरल गैस में 2 to 7% मौजूद होती है हीलियम। ये थी 3 बातें। जो फोर्थ सोर्स है, जो आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे दैट इज एयर, यानी एयर में नोबल गैसेस, और हमारी टेक्स्ट बुक में भी इसको डिटेल से शामिल किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि नोबल गैसेस कॉन्स्टिट्यूट 1% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी जो एयर एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है उसमें जो 1% पोर्शन है वो बनाती हैं कौन? नोबल गैसेस। ये 1% क्या है? बाय वॉल्यूम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एयर में मौजूद नोबल गैसेस की ऑकरेंस को ही डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो नोबल गैसेस हैं हम इन्हें एयर से सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं with the help of 2 techniques। एक जो हमारे कोर्स में है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या मैं इसको मजीद आसान करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि एक टेक्निक है बाय फिजिकल मेथड्स, और इस फिजिकल मेथड में जो टेक्निक यूज होगी दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और माय डियर स्टूडेंट, जो दूसरी टेक्निक हमारे कोर्स में शामिल है दैट इज केमिकल मेथड्स। हमारी बुक में ये 2 नाम लिखे हुए हैं, उसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखा लेकिन एक्चुअली ये फिजिकल टेक्निक है, और दूसरा केमिकल मेथड लिखा। फिजिकल मेथड को मैं आपके सामने जरा डिटेल से अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहले चूंकि केमिकल मेथड का हमारे कोर्स में जिक्र नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देना चाह रहा हूं।
बेसिकली हमारी टेक्स्ट बुक में तो केमिकल मेथड लिख दिया गया, लेकिन याद रहे कि एक्चुअली दिस इज केमिको फिजिकल मेथड, यानी इसमें केमिकल टेक्निक भी इन्वॉल्व है और फिजिकल टेक्निक भी। केमिकल टेक्निक किस तरह से इन्वॉल्व है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो एयर में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इसको नोबल गैसेस के मिक्सचर से केमिकल रिएजेंट से सेपरेट करते हैं, और फिर सेकंड स्टेप में फिजिकल मेथड्स के जरिए से हम लोग नोबल गैसेस को क्या करते हैं, सेपरेट। ये था केमिकल मेथड, जिसको एक्चुअली क्या कहना चाहिए था, केमिकल फिजिकल मेथड। बहरहाल जो दूसरा मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, जिसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, दैट इज फिजिकल मेथड। और आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, किसी मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो मैंने आपके सामने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तमाम नोबल गैसेस का एक ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है, इस वजह से हम लोग इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो गोया ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फिजिकल मेथड से नोबल गैसेस को आइसोलेट करना। याद रहे माय डियर स्टूडेंट्स कि जो प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन इज एयर, यानी जो इन गैसेस के जो मैंने आपसे नाम लिए नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनका प्रिंसिपल सोर्स, जो मेजर सोर्स है इनको आइसोलेट करने का, वो क्या है, एयर। तो बहरहाल ये तो कुछ था आपके साथ जनरल इंट्रोडक्शन। आइए जरा आप टेक्स्ट बुक में वन बाय वन नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन की ऑकरेंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहले हमारे पास नोबल गैस है दैट इज हीलियम। और आप सबको पता है कि हीलियम की जो केमिकल सिंबल है, जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज He इज इट्स केमिकल सिंबल। अब ये किस किस तरह से मौजूद है, याद रखिएगा कि इट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये अर्थ पर मौजूद है एज ए रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी जमीन पर जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, हीलियम। जैसा कि मैंने आपके सामने दो रेडियो एक्टिव डिके के रिएक्शन रखे, एक यूरेनियम का और थोरियम का। इन दोनों के रेडियो एक्टिव डिके से हमारे पास जो नोबल गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास क्या है, 4। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अगली बात है कि आफ्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद, मैं आपको एक बात बता दूं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम इज मोस्ट abundant element in the यूनिवर्स। सबसे ज्यादा अबंडेंट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद जो इस यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज हीलियम। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन है दैट इज that constitute 76% of mass of universe, यानी यूनिवर्स की मैस का 76% बना है किससे, हाइड्रोजन। और अगर मैं हीलियम की बात करूं तो याद रखिएगा हीलियम फॉर्म्स 23% ऑफ mass ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स की मैस का 23% बनाता है कौन, माय डियर स्टूडेंट्स, हीलियम। इसके अलावा
जो 1% बचता है दे फॉर्म द रिमेनिंग मास ऑफ द यूनिवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हीलियम की ऑकरेंस में ही अगली बात है कि हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयोनाइज। डब्ल्यू आयोनाइज से क्या मुराद है कि आपने उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, 2 दफा आयोनाइजेशन। डब्ल्यू आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी जब आप हीलियम एटम को डबली आयोनाइज करते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज हमारे पास बनती है दैट इज अल्फा पार्टिकल्स। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 2 और 4 इसकी मास है। 2 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की तादाद भी कितनी है? 2। अब इसके जो वैलेंस शेल, एक ही शेल बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कितनी है? 2। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो फिर हीलियम आयन बनता है He2+ और इस हीलियम आयन पर जो चार्ज है दैट इज +2, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, यानी इसके न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज +2 है और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आल्सो हैव द चार्ज ऑफ +2। नेक्स्ट बात, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल में ना, यानी पैसों के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, to isolate helium gas from certain natural gases by liquefaction method। इन लाइन्स में मैंने ये बात कही कि बड़ा सिंपल है और इकोनॉमिकल है, यानी इतनी कॉस्ट नहीं है, चीप मेथड है कि आप नेचुरल गैसेस से क्या कर सकें, हीलियम को आइसोलेट। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अमेरिका और कनाडा में मौजूद जो गैसेस हैं इनमें 2 जो मीथेन है, नेचुरल गैस है, इनमें नेचुरल गैस का लफ्ज बेहतर है, इनमें जो नेचुरल गैस है इनमें 2 to 7% क्या मौजूद है? हीलियम। तो आप उसकी लिक्विफिकेशन के दौरान हीलियम को क्या कर सकते हैं? सेपरेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नोबल गैस की ऑकरेंस थी, हीलियम की। बढ़ते हैं सेकेंड नोबल गैस दैट इज नियॉन। और आपको ये भी पता है कि नियॉन को आप केमिकली लिखते हैं, सिंबल जो इसकी है दैट इज Ne। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो नियॉन है इट इज it is 1/65,000 part of atmosphere। तो स्टूडेंट्स, ये एटमॉस्फेयर में इसका इतना पोर्शन मौजूद है। मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूं कि अगर आप एयर में देखें तो मैंने आपके सामने कॉलम में तमाम नोबल गैसेस लिख दी और दूसरे कॉलम में इन नोबल गैसेस की एयर में अबंडेंस को लिख दिया। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है ऑफ नोबल गैसेस इन एयर। तो आप देख सकते हैं और आप इस टेबल से ये आइडिया भी कर सकते हैं कि जो तमाम नोबल गैसेस हैं इनमें मोस्ट अबंडेंट जो एयर में मौजूद है दैट इज आर्गन। तो बहरहाल ये आपके इंटरेस्ट के लिए था। ये तो मैंने एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट बताई। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो नोबल गैसेस है इसको आप क्या कर सकते हैं? आइसोलेट। आइसोलेट से क्या मुराद है? अलहदा करना, सेपरेट करना फ्रॉम लिक्विफिकेशन ऑफ, यानी ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर आप इस नियॉन को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये पहले हमने बात की इसकी एटमॉस्फेयर में नियॉन की बात। अब जरा देखिएगा, इन द डिस्चार्ज ट्यूब। माय डियर स्टूडेंट, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है जिसके दोनों एंड पर आप इलेक्ट्रोड, एक एनोड और कैथोड को रखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं और इसके इलेक्ट्रोड के दरमियान
कोई भी गैस रख देते हैं। यहाँ पे चूंकि हम नियॉन की बात कर रहे हैं तो अब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या चीज रख दी, नियॉन। इन डिस्चार्ज ट्यूब नियॉन ग्लोज रेडिश, यानी जब आप नियॉन को डिस्चार्ज ट्यूब में बंद करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो कौन सा ग्लो प्रोड्यूस होता है, रेडिश। आप देख लीजिए कि ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। जब मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रोड से अटैच करता हूं और इसमें मैंने लो प्रेशर पर नियॉन गैस को इनक्लोज किया है, तो यहां से इंटेंस रेडिश ग्लो क्या होता है, प्रोड्यूस। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इंटेंस रेडिश ग्लो प्रोड्यूस हुआ, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये ग्लो क्यों प्रोड्यूस हुआ, तो हुआ क्या था कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो करंट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो करंट है इसके पास एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये करंट नियॉन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराता है तो नियॉन मॉलिक्यूल्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर से हायर शेल में चले जाते हैं। जब वो हायर से यानी एक्साइट हो जाते हैं, जब वो दोबारा डी एक्साइट होते हैं यानी हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और नियॉन के केस में इस लाइट का कलर क्या होता है, रेडिश। ये तो थी नियॉन की बात। मैं आपके सामने अगर बकिया नोबल गैसेस का भी ग्लो का कलर रखूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने हीलियम से ऑनवर्ड तमाम नोबल गैसेस का ग्लो रख दिया। और आप इनमें से ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि सबसे जो इंटेंस ग्लो है, जो शदीद है, डार्क है, दैट इज ऑफ नियॉन। यही बात आगे लिखी है कि ऑफ ऑल द नोबल गैसेस, तमाम नोबल गैसेस में the discharge of neon is most intense, शदीद है, at ordinary voltage and current, यानी रेडिश है, सबसे ज्यादा इंटेंस ये होता है। वजह मैंने आपको बता दी कि इसकी क्या है और आपको डिमोन्स्ट्रेशन भी दी। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगली बात है नियॉन में कि लिक्विड नियॉन, ये एमसीक्यू भी बन सकता है, हैज ओवर 40 टाइम्स, 40 गुना मोर, 40 गुना ज्यादा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देन लिक्विड हीलियम, यानी जो लिक्विड नियॉन है इसकी हीलियम की निस्बत 40 गुना रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। सबसे पहली बात यह है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन भी रख दी कि ये कैपेबिलिटी है किसी सब्सटेंस की हीट को एब्जॉर्ब करने की। जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिस मीडियम से हीट को एब्जॉर्ब किया वहां पे कूलिंग हो जाएगी। बात यह है कि सर नियॉन में ऐसी क्या बात है कि उसकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 40 टाइम्स ज्यादा है नियॉन से। मैं आपको थोड़ा सा बेस से समझाने की कोशिश करता हूं। हमने कहा क्या कि ये हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी है कि टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये अब एवरेज भी हो सकती है वेलोसिटी। अब होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि चूंकि नियॉन एटम जो है, जो नियॉन गैस है, इसकी एटॉमिक मास है ज्यादा, दैट इज 20.18, और हीलियम की मास कितनी है, 4। तो चूंकि नियॉन की मास ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये अपने अंदर हीट कैपेसिटी को ज्यादा, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है एज कंपेयर टू हीलियम फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर दोनों का टेम्परेचर हीलियम और नियॉन का एक जैसा बढ़ाएं, तो चूंकि नियॉन की मास ज्यादा है तो इसकी हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत क्या होगी, ज्यादा। जब आप दोनों का टेम्परेचर क्या करते हैं, एक जैसा इंक्रीज, गोया मास ज्यादा होने की वजह से इसकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी ये दो नोबल गैसेस क्या होती हैं, कंप्लीट। जो थर्ड है दैट इज आर्गन, और ये भी आपको पता है कि आर्गन की जो सिंबल है दैट इज ए आर। माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज कलरलेस। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑल नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनम, दे ऑल आर कलरलेस गैसेस। इट इज, जैसा कि आर्गन भी है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यानी इसकी कोई कलर और इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट, जो आर्गन है इट इज वेरी
इनर्ट गैस, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। बाकी अब तमाम नोबल गैसेस की भी कम है, लेकिन इसकी क्या है, बहुत कम। नॉट नाउन टू फॉर्म एनी कंपाउंड, यानी इसका कोई भी नाउन कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम। वजह आप सबने पढ़ी हुई है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी कि इनका वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट यानी साइड रिएक्शन के तौर पे जो बनती है ड्यूरिंग लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, यानी जब आप एयर की लिक्विफिकेशन करते हैं तो एयर की लिक्विफिकेशन के दौरान जो साइड रिएक्शन से साइड प्रोडक्ट बनती है दैट इज आर्गन। और ये मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप दोबारा नोबल गैसेस की अबंडेंस को देखें इन एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी है, आर्गन की, और इसी वजह से एयर की लिक्विफिकेशन के दौरान ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फोर्थ नोबल गैस की तरफ, एंड द फोर्थ नोबल गैस इज क्रिप्टॉन। और आपको यह भी पता है कि क्रिप्टॉन की जो सिंबल है दैट इज के आर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है जी इसमें, ट्रेसिस, ट्रेसिस में ना वेरी स्मॉल अमाउंट, ट्रेसिस ऑफ क्रिप्टॉन आर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर में क्रिप्टॉन के क्या मौजूद हैं, ट्रेसिस वेरी स्मॉल अमाउंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, बार बार एक ही टेबल आपको दिखा रहा हूं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो क्रिप्टॉन है इट इज कलरलेस, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा तमाम नोबल गैसेस क्या हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, बेबू एंड एक्सपेंसिव गैस कॉस्ट वाइज। तो इसकी अबंडेंस क्या होती है, कम, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इट इज करेक्टराइज्ड बाय बेरिलियंट ग्रीन एंड ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइंस। सबसे पहले मैं तो आपसे बात करूंगा कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है। अगेन अपने जहन में जरा रिकॉल करें, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कब भी बनता था कि जब भी आप किसी स्पीशीज के पार्टिकल्स को, एटम को, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करने के उससे इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाते हैं, एक्साइट होते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं तो उतनी ही एनर्जी को रिलीज करते हैं जितनी उन्होंने एब्जॉर्ब की, एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट है, जब आप इसको किसी हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो आपको डिफरेंट लाइंस हासिल होती हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, और इन लाइंस की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है उस फोटोन से जो उन्होंने डी एक्साइटेशन के दौरान क्या किया, एमिट। तो क्रिप्टॉन के केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उन लाइंस का कलर क्या है, ग्रीन और ऑरेंज। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड जी, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, which has the formula KrF2. Krypton difluoride can be prepared by various methods. इसका जो एक कंपाउंड है क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, इसको डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनमें से एक मेथड मैंने आपके सामने रखा जिसमें क्रिप्टॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, और जो प्रोडक्ट बन जाती है दैट इज क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। और भी मेथड्स हैं लेकिन मैंने आपके सामने ये एक मेथड। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट नोबल गैस है ज़ीनॉन, और आपको पता है कि जो ज़ीनॉन की सिंबल है दैट इज XE। अब देखते हैं इसकी ऑकरेंस को। इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम मिकदार में, कितनी, 0.08
ppm, ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। मैंने बाय वॉल्यूम परसेंट आपके सामने रखी थी और ये ppm में है और बड़ी ही कम मिकदार है, कितनी, 0.08 ppm। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। जब आप एयर की फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज हासिल हो जाती है, ज़ीनॉन। अगली बात है इसमें, वो मैंने पहले बात की है कि ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, ज़ीनॉन इज अवेलेबल कमर्शियली इन सिलेंडर्स, यानी सिलेंडर्स में ये बड़ी कॉमनली अवेलेबल है। कैसे, एट हाई प्रेशर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ज्यादातर नोबल गैसेस में रिएक्टिविटी शो करती है दैट इज ऑफ ज़ीनॉन की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। और हम इसी चैप्टर में जो सेकंड लास्ट आर्टिकल है वो कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेंडर्स में अवेलेबल है जो कि फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या होती है, इस्तेमाल। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन reacts with फ्लोरीन। और आप देख सकते हैं कि ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन क्या करती है, प्रोड्यूस। बट दिस ज़ीनॉन नॉट रिएक्ट विद वाटर। ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन करती है लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब यहां पे क्या बात, सर क्यों ज़ीनॉन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती फ्लोरीन के साथ? अब मैंने एक बात तो ये कही कि नोबल गैसेस में ज़ीनॉन रिएक्टिव है, डाउन द ग्रुप जाते हुए चूंकि साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, उनको रिलीज करवाना क्या होता है, आसान। तो ज़ीनॉन की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। सर अगर ज्यादा है तो फिर फ्लोरीन के साथ ही क्यों रिएक्शन करती है? माय डियर स्टूडेंट्स, वजह यह है कि जो फ्लोरीन है तमाम हैलोजेंस में जो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है दैट इज फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बकिया हैलोजेंस की निस्बत क्या होती है, कम। जैसा कि आपके सामने ये टेबल भी है, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा। तो जितनी बॉन्ड एनर्जी का और स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का और बॉन्ड एनर्जी का आपस में क्या है, इन डायरेक्ट रिलेशन। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उतनी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। लेकिन चूंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन ब्रोमीन की निस्बत ज्यादा है, यानी फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है ये क्लोरीन ब्रोमीन की निस्बत कम है, इसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा। इतनी ज्यादा कि वो नोबल गैस ज़ीनॉन के साथ भी क्या कर जाती है, रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, तीसरी जो ज़ीनॉन की बात है दैट इज सॉलेबल इन वाटर। ज़ीनॉन पानी में क्या होती है, सॉलेबल। और कितनी है, दैट इज 110 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ वाटर। कहां पर, एट 20 डिग्री सी। तो 20 डिग्री सी पर इसकी पर लीटर ऑफ वाटर में इतनी क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब ये बात भी आपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ी है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए चूंकि साइज बढ़ जाता है, नोबल गैसेस की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है कि इनमें क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोल्स हो जाते हैं। पानी भी पोलर है, इनमें भी टेम्परेरी पोल्स आ जाते हैं। तो पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से ये जो ज़ीनॉन है ये वाटर में क्या हो जाती है, सॉलेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट नोबल गैस जो है हमारे पास जिसकी हम ऑकरेंस को डिस्कस करेंगे दैट इज रेडॉन। और आपको पता है कि रेडॉन की जो सिंबल है दैट इज Rn, इज द सिंबल ऑफ रेडॉन। अब पहली बात, इट इज द, ये जो रेडॉन है इट इज द अल्फा डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। यानी रेडॉन उस वक्त बनती है जब क्या होता है, रेडियम में से अल्फा पार्टिकल की एमिशन। जैसा कि आप ये रिएक्शन देख सकते हैं,
यानी रेडियम जब अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है तो रेडॉन जिसका मास 222 है और साथ में क्या चीज बन जाती है, अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल को भी कह लें कि एक सोर्स है, रेडियम का तो है, रेडॉन का तो है ही है, साथ ही अल्फा पार्टिकल्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेडॉन है दैट इज प्रेजेंट to small extent in एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये बड़ा स्मॉल एक्सटेंट में मौजूद है, जैसा कि आप अगेन वो टेबल से अंदाजा कर लें कि इसकी जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो क्या है, बहुत ही कम। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो रेडॉन है ऑब्टेन्ड as byproduct during the liquefaction of air। यानी ये जो रेडॉन है ये एयर की लिक्विफिकेशन के दौरान हासिल होती है एज बाय प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ना चले आपके जस्ट इंटरेस्ट के लिए, आपने नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन सब की बात की कि आप एयर की लिक्विफिकेशन करते हैं, आप एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो नोबल गैसेस सेपरेट हो जाती हैं। ये वो ऑपरेटस है जिसे आप क्लाउड्स ऑपरेटस बोलते हैं। इस ऑपरेटस के जरिए से आप एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बकिया नोबल गैसेस को क्या करते हैं, सेपरेट। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैसेस नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होती हैं, कुछ हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच होती हैं। पहले इन्हें लिक्विफाई किया जाता है, इन्हें केमिकली सेपरेट किया जाता है और अगले स्टेप में इन्हीं को फिर फिजिकल टेक्निक से नोबल गैसेस को भी क्या कर लिया जाता है, सेपरेट। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, चूंकि बार बार जिक्र हो रहा था कि ये लिक्विफिकेशन है, एयर से सेपरेशन है, तो जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए बताया कि ये वो ऑपरेटर्स है जिसके जरिए से हम ये क्या करते हैं, सेपरेशन। बहरहाल स्टूडेंट्स, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ दिस गैस, कौन सी गैस, ये जो रेडॉन है, विच आर यूजुअली नीडेड, यानी ये स्मॉल क्वांटिटी में हमें नीडेड होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और इसके यूज भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का लास्ट आर्टिकल, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। तो उन मकासद के लिए जो इसकी जरूरत है वो कैसे पूरी करते हैं, कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम आइसोटोप, यानी जो हमें इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, एक तो एयर का मेथड है ही है, एयर वाला, दूसरा हम इसको जो रेडियम का आइसोटोप है 226, इसकी डिके से भी हासिल करते हैं। और जब ये डिके करता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू रेडॉन विच हैज मास 222 और साथ में क्या चीज बनती है, हेलियम विच हैज मास 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये रेडॉन को भी क्या करते हैं, हासिल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। बड़ा सिंपल सा, कोई टेक्निकल बात नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको इसको डिटेल से बात समझाई जाए। उम्मीद है कि आज की बातें आपको समझ आई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है